न्यू पे गए और प्रोजेक्ट में चले गए। यहाँ पे हमने सर्च कर लिया मेवन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो मेवन प्रोजेक्ट पे हम नेक्स्ट क्लिक किया, नेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें वेब प्रोजेक्ट बनाना है, मेवन में मेवन का यूज़ करके वेब प्रोजेक्ट बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको टिक नहीं करते, क्योंकि अगर हमको नॉर्मल मेवन प्रोजेक्ट बनाना होता तो क्रिएट अ सिंपल प्रोजेक्ट पे हम क्लिक करते, हमारा नॉर्मल प्रोजेक्ट बन जाता। हमें बनाना वेब प्रोजेक्ट। अब वेब प्रोजेक्ट और नॉर्मल प्रोजेक्ट में क्या अंतर होता है, थोड़ा जो हमारा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम अभी देखेंगे, ठीक है, अभी हम नेक्स्ट करते हैं। अब हमको चूंकि वेब प्रोजेक्ट बनाना है तो हम सर्च करेंगे कि हमारे अकॉर्डिंगली कौन सा बेस्ट है, कौन सा आर्क टाइप बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे हमको वेब प्रोजेक्ट बनाना है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, मेवन आर्क टाइप वेब, इस पर सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रुप आईडी देंगे, ग्रुप आईडी मतलब हम पैकेज का नाम देंगे, कॉम डॉट स्टडी दे दिया, मान लिया कॉम डॉट जावा दे देते, स्टडी देते, कॉम डॉट स्टडी। यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम दे दिया हमने, आर्टिफैक्ट आईडी मतलब प्रोजेक्ट का नाम। क्या प्रोजेक्ट का नाम दें, स्प्रिंग एमवीसी प्रोजेक्ट, ठीक है, ये दे दिया। उसके बाद हमने किया अच्छा नेक्स्ट नहीं, फिनिश, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर देखो ये प्रोजेक्ट बनने लगा, ठीक है। अब हम अभी जब बन जाएगा तो देखेंगे कि जो हमने मेवन का जो ये बनाया है प्रोजेक्ट, कौन सा, एमवीसी प्रोजेक्ट या वेब प्रोजेक्ट, और नॉर्मल प्रोजेक्ट में स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस आया, ठीक है। तो ये हमारा बन गया स्प्रिंग एमवीसी का एक ढांचा तैयार हो गया, ठीक है। मेवन का यूज कर लिया, इसमें मेवन हम अप्लाई करें। अब सबसे पहले हम खोलते हैं इसकी पॉम डॉट एक्सएमएल को, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, हमको क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें जो भी डिफ़ॉल्ट आया है उसको तो रहने देंगे, उससे कोई हमें छिड़खानी कुछ नहीं करना है। हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें स्प्रिंग की डिपेंडेंसी डालेंगे। क्या करेंगे, हम स्प्रिंग की डिपेंडेंसी डालेंगे, स्प्रिंग कहेगी स्प्रिंग वेब की, ठीक है, ओके। तो मैंने बनाया हुआ है, या तो हम गूगल से डाउनलोड कर ले, ठीक है, गूगल से कॉपी करके यहाँ डाल दें, या फिर हम डायरेक्ट ही क्या करते हैं, ये मेरे में बना हुआ है तो मैं इसे ले लेता हूँ। ठीक है, अगर कभी हर जैसे आप पॉम डॉट एक्सएमएल खोलते हो वो इस तरीके की दिखती है, तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे पॉम डॉट एक्सएमएल दिख रहा होता है, उस पर क्लिक करना होता है। आवाज़ आ रही है मेरी हर्ष? यस सर। ठीक है, क्योंकि ये जो खुला हुआ है वो आपको ओवरव्यू के फॉर्म में खुला हुआ है, ठीक है। तो जैसे आप पॉम डॉट एक्सएमएल में करो इस तरीके का दिख रहा है तो कंफ्यूज मत होना, आप यहाँ जाओगे इसकी पॉम डॉट एक्सएमएल में, इस पर क्लिक करना, तो ये आपको ये दिखने लगेगी पॉम डॉट एक्सएमएल, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसकी स्प्रिंग की डिपेंडेंसी डालेंगे इसमें, ठीक है। तो स्प्रिंग की डिपेंडेंसी ये है स्प्रिंग एमवीसी की। तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी यहाँ से उठाता हूँ, कंट्रोल सी, ठीक है। और डिपेंडेंसी अगर, अच्छा आपके में डिपेंडेंसी का वो नहीं बना है तो डिपेंडेंसी पूरे से ले लेते हैं। डिपेंडेंसी टैग से मैंने उठाया, पहले ये लगाया डिपेंडेंसीज टैग, ठीक है। यहाँ पे हम डाल देते हैं प्लगइन, प्लगइन यहाँ पे बिल्ड के बाद सर नीचे प्लगइन लास्ट में। कहीं पर भी डाल सकते हो जहाँ पे मतलब क्लैश ना करे, प्लगइन हो गया यहाँ पे डाल देंगे। सर बिल्ड के नीचे आएगा। अच्छा बिल्ड, अच्छा हाँ यहाँ पे ये बिल्ड खत्म हो गया टैग हमारा। उसके बाद ये डिपेंडेंसी टैग आ गया, यहाँ से हमने क्लोज कर लिया इसको, ठीक है, डिपेंडेंसी को, ठीक है। अब इस डिपेंडेंसी टैग के अंदर हम अपनी डिपेंडेंसी डाल देंगे स्प्रिंग की। तो स्प्रिंग वेब के लिए है कोर स्प्रिंग, स्प्रिंग वेब, या ये तीन मुझे दिखी थी तो मैंने ये तीनों डाल दी। मैं इसको सेव करता हूँ,
ठीक है, अभी नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे देखो डिपेंडेंसी में अब जैसे डाली है, यहाँ पे क्या बोल रहा है ये वर्जन। अब या तो मैं यहाँ पे पर्टिकुलर वर्जन दे दूँ यहाँ पे, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरा मेरे पास क्या रास्ता है कि मैं वर्जन टैग को ऊपर डिफाइन कर दूँ। ठीक है, ये जो वर्जन टैग है प्रॉपर्टीज टैग होता है, प्रॉपर्टीज के अंदर मैं वर्जन टैग दे सकता हूँ। जैसे मैंने स्प्रिंग डॉट वर्जन, तो हमें तो क्या होगा, जैसे मैं वर्जन टैग दूंगा यहाँ पे, ये दिया मैंने, तो इसको मैं क्या करूँगा ऊपर डिफाइन कर दूंगा, तो सब जगह ये आ जाएगा। इसमें है वर्जन अभी, हाँ ये रहा। सर इसमें जो वेब और वेब एमबीसी है दोनों अलग अलग हैं क्या? क्या वेब और वेब एमबीसी। कहाँ पे? अब जो डिपेंडेंसी डाली है ना आपने, हाँ डिपेंडेंसी अलग अलग है ये, वेब एमबीसी। अब मेरे को दिखी थी, मेरे को पता नहीं है, मतलब मैंने जब देखा था वेबसाइट से तो उसने ये तीनों डाल रखी थी, तो मैंने तीनों डाल दी। अब हो सकता है हटा के सिर्फ वेब से काम चल जाए, इतना मुझे पता नहीं है कि तीनों एक से काम चल जाएगा, हो सकता है और की डिपेंडेंसी ज़रूरत पड़ती हो। तो तीन पड़ी तो मैंने तीनों डाल दी। एक वर्जन टैग स्प्रिंग वर्जन प्रॉपर्टीज, यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी टैग डाल रहा हूँ। इसके अंदर ये मैंने वर्जन दे दिया। ठीक है, तो ये जो वर्जन है ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक मुझे यहाँ पे या तो मैं डायरेक्ट वर्जन यहीं पे लिख दूँ जो 4.01 है वो, या फिर मैं इस तरीके से भी दे सकता हूँ। ठीक है, सर स्प्रिंग कोड की तो स्प्रिंग एमबीसी मतलब जो वेब है ना उसी में आ जाती है कोड की और कॉन्टेक्स्ट की। पता नहीं है, मैंने तो नहीं देखा इसको। आप बोल रहे कोर की हटा दूँ, सिर्फ वेब एमबीसी की रखूँ? हाँ सर। लो हटा दे, कमेंट कर देता हूँ। कमेंट क्यों नहीं हो रहा है? ओके, इसने डाउनलोड किया लाइब्रेरी। अभी कोई ऐड हो रहा है? मेवन की कोई इसमें मेवन डिपेंडेंसी का फोल्डर नहीं बना इसमें। सर ये एमबीसी वाले को कमेंट नहीं करो, वेब एमबीसी होती है, वेब नहीं होती है। ये वो अच्छा, ये नहीं होती। हाँ सर, इसको लगा ऊपर लगा दो। अब वो होती होगी, उनने कुछ बनाया होगा उसके लिए ऐड कर दी होगी। डाउनलोड हुआ लाइब्रेरी मेवन डिपेंडेंसी। ओके, ठीक है, ये मेवन की डिपेंडेंसी इसमें ऐड हो गई। जैसे हम कंट्रोल सेव करते हैं ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लेता है। ठीक है, ये हो गई डिपेंडेंसी। तो ये हो गया pom.xml का काम यहाँ पे। ठीक है, तो पहला काम हमारा होता है जैसे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बनता है pom.xml में चेंज करें। pom.xml में चेंज का मतलब सीधा हमें डिपेंडेंसी ऐड करनी है। ठीक है, तो डिपेंडेंसी हमने ऐड कर दी। उसके बाद दूसरा काम क्या करते हैं, इसके लिए web.xml खोलते हैं। तो web.xml खोली हमने। web.xml में क्या होगा कि कई सारे आपको यहाँ पे ये कई सारे वेलकम फाइल दिखेंगे। तो वेलकम फाइल को अभी मैं अगर कमेंट कर दूँ, या फिर एक फाइल रख लेते हैं index.html। बनी है इसमें index.html? नहीं बनी इसमें। हाँ हाँ सर होगी।
नहीं बनी इसमें, वेब आईएनएफ के वेब अंदर। INF के अंदर नहीं बनी। चल बना दे। हाँ ओके, यहाँ पे नॉर्मली बना देते हैं, जरूरत है भी नहीं भी, चलो ठीक है, लेकिन तब भी बनाते हैं। HTML फाइल, ठीक है, नॉर्मल। वेलकम फाइल क्या होती है हर्ष? जैसे यहाँ पे कई सारे, एक मिनट, हाँ सर। index.html नेक्स्ट, और क्या होता है वेलकम फाइल, क्या होती है? जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया स्प्रिंग, तो वेलकम फाइल जो web.xml बनती है बाई डिफॉल्ट जो बनाता है, तो उसमें क्या है, कुछ XML फाइल दे, मतलब कुछ वेलकम फाइल की लिस्ट दी रहती है। ये क्या होती है कि जब हम प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो अगर उसको इनमें से अगर कोई फाइल मिल गई तो वो उसको ओपन कर देगा, हमारा प्रोजेक्ट रन करेगा और किसी भी एक वेलकम फाइल को ओपन कर देगा, उसके अंदर जो लिखा होगा उसको हमको ब्राउजर पर दिखा देगा। ये वेलकम फाइल का काम होता है, ठीक है। तो हमने एक index.html नाम से वेलकम फाइल बना ली, और कहाँ बनती है वेलकम फाइल? वेब INF के अंदर, ठीक है। वेब INF के अंदर बनती है, वेब एप्स के अंदर बनती है, अंदर होता है DevOps। वेब एप्स के अंदर बनती है ना। हाँ वही मुझे याद लग रहा है, एक मिनट देख लेता हूँ। हाँ वेब एप्स के अंदर, ठीक है। तो वेब एप्स के अंदर बनती है, तो इसको मैं बाहर कर देता हूँ, वेब एप्स के, हाँ, ये बाहर आ गई, ठीक है। तो क्या होगा, जब सर्वर होता है, सर्वर पहले क्या करता है, वेब एप्स फोल्डर के अंदर वेब INF के अंदर जो web.xml होता है, सबसे पहला काम होता है इसका web.xml को रीड करना। तो यहाँ पे देखो हम वेब पहले, अब क्या कर रहे हैं, web.xml में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो web.xml खोली, उसमें एक वेलकम फाइल का नाम है, तो एक तो हम काम क्या करते हैं, इस वेलकम फाइल लिस्ट में से और चीज़ों को हटा देते हैं, ठीक है। एक फाइल रखते हैं कि हमारा ये वेलकम फाइल है, मतलब वेलकम फाइल का मतलब जैसे हम कहीं पर जाते हैं तो हमारा वेलकम होता है, तो उसी तरीके से जब मेरा प्रोजेक्ट रन होगा तो सबसे पहले कौन सा पेज खोले, कौन सी फाइल खोले, उसके लिए नॉर्मली हमने बना लिया। इसकी ऐसा नहीं है कंपलसरी हो, ठीक है, हम जो भी पेज खोलना चाहें वो खोल सकते हैं, बट ये हमने एक नॉर्मली बना लिया कि जैसे मेरा प्रोजेक्ट खोलेगा तो ये फाइल दिखेगी। अब इसमें मुझे चेंजेस करना है, तो मैं web.xml में क्या करूँगा, वो मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ। सर कौन सी फाइल दिखेगी, एक बार दोबारा से बताना। वेलकम फाइल, ये जो हम वेलकम फाइल बनाते हैं ना, जैसे देखो अभी समझाऊंगा। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, देखो pom.xml में हमने चेंज कर लिया, pom.xml में क्या चेंज किया, हमने डिपेंडेंसी ऐड की, ठीक है। इतना समझ में आया? pom.xml का काम, हमने उसमें डिपेंडेंसी ऐड कर दी ताकि जो भी हमको जार की ज़रूरत है वो हमारे प्रोजेक्ट में आ जाए। इतनी बात आ गई समझ में? यस सर। ठीक है। अब दूसरा काम होता है web.xml। तो जब भी हम वेब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले जो फाइल लोड होती है वो web.xml फाइल लोड होती है। उसी में हमको जो एंट्री हमको प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट हमको प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में चाहिए, जैसे हम मकान बनाते हैं तो हमको सबसे पहली जो चीज़ होती है वो नींव भरना होता है, ठीक है। तो ऐसे ही जब प्रोजेक्ट को रन होना है तो सबसे पहले जो फाइल लोड होती है, ठीक है, जो फाइल एग्जीक्यूट होती है या सर्वर जिसको पढ़ता है कि भाई मुझे करना क्या है, जैसे हम मकान बनवाते हैं तो सबसे पहले बनवाते हैं नक्शा, नक्शे के आधार पे हम डिसाइड करते हैं अच्छा कहाँ से बाउंड्री कितना खोदना है कितना नहीं खोदना। तो ऐसे ही जब एप्लीकेशन रन होती है तो सर्वर सबसे पहले रीड करता है web.xml को, ठीक है। तो उसके web.xml में जो भी एंट्री होती है उसके आधार पर वो करता है कि इस एप्लीकेशन को कैसे खोलना है, क्या करना है, कैसे रीड करना है, वो काम। तो अभी हम web.xml में चेंज करें, तो web.xml को हमने देखा, ठीक है, ये रहा web.xml। जैसे हमने खोला तो अभी इसमें हमको क्या डालना है, ठीक है। तो web.xml में मैं क्या कर रहा हूँ, ओके, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे अच्छे से बना हुआ है सारा स्कीमा वगैरह, ठीक है। इसमें ये ये सर्वलेट, एक सर्वलेट की एंट्री कर रहा हूँ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास, अभी आ रही है? दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ, मेरे पास ठीक है आ ही ठीक, नहीं रही वो। हाँ दोबारा ज्वाइन करो।
अभी आ रही है यार? हाँ सर अब आ रही। देखो, तो वेब डॉट एक्सएमएल में हम कुछ एंट्री की हमने। हम वेब डॉट एक्सएमएल में अभी क्या किया हमने, एक सर्वलेट की एंट्री की। ठीक है, सर्वलेट मैंने हालांकि पढ़ाया नहीं है, लेकिन सर्वलेट क्या होता है, जो डिस्पैचर सर्वलेट, जैसे हमने यूआई देखा था। एक मिनट, जो कल एमवीसी का फ्लो देखा था, उसमें जो फ्रंट कंट्रोलर जिस पे लिखा हुआ था डिस्पैचर सर्वलेट, जैसे ये फिगर देखा था हमने कल, इसमें डिस्पैचर सर्वलेट था ये। तो मतलब क्या था कि जो भी रिक्वेस्ट हम यूजर से आएगी, मतलब क्लाइंट से आएगी, ब्राउजर से आएगी, वो सबसे पहले किससे इंटरेक्ट करेगी, कौन उसको देखेगा, डिस्पैचर सर्वलेट। तो इसकी एंट्री हमको करनी पड़ती है वेब डॉट एक्सएमएल फाइल में। ठीक है, तो हमने ये इसकी एंट्री की। तो डिस्पैचर सर्वलेट क्या होता है, सर्वलेट होती है, सर्वलेट मतलब एक क्लास होती है एक तरह से। तो इस क्लास से सबसे पहले इंटरेक्ट होगा, जो भी रिक्वेस्ट आएगी ये हैंडल करेगा। तो इसकी एंट्री कैसे करते हैं, किसी भी सर्वलेट की एंट्री अगर हमको करनी है तो सर्वलेट टैग के अंदर करते हैं, फिर सर्वलेट का नाम देते हैं, नाम डिस्पैचर, और उसकी सर्वलेट की क्लास कौन सी है। तो इस पैकेज में org.springframework.web.socket डिस्पैचर सर्वलेट, ठीक है, ये डिस्पैचर सर्वलेट की क्लास है इस पैकेज के अंदर ये। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे हमने एक एंट्री दी है लोड ऑन स्टार्टअप, उसकी वैल्यू क्या दी है 1। क्या होता है दीपा ये लोड ऑन स्टार्टअप 1 का मतलब? सर जैसे कि हमारा वो लोड होगा ना, तो सबसे पहले मतलब जैसे कि जो यूआरएल को हिट होगा, तो जो लोड होगा वो सबसे पहले रिक्वेस्ट डिस्पैचर सर्वलेट के पास आए। वो तो आएगी, लेकिन देखो लोड ऑन स्टार्टअप का मतलब होता है कि ये जो पहली चीज कि जब एप्लीकेशन अप हो, ठीक है, ऐसे मान लो बहुत सारे सर्वलेट हैं, बहुत सारे सर्वलेट क्लास है हमारी एप्लीकेशन में, तो उनमें से जब एप्लीकेशन रन हो या सर्वर अप हो, सर्वर स्टार्ट हो रहा, तो सबसे पहले जो सर्वर है वो इस डिस्पैचर सर्वलेट को स्टार्ट करे। ठीक है, इस डिस्पैचर सर्वलेट को लोड करे, इसीलिए लोड ऑन स्टार्टअप 1 इसकी प्रायोरिटी, एक समझ लो इसकी प्रायोरिटी नंबर 1 पे है कि सबसे पहले ये वाला सर्वलेट लोड होगा, क्योंकि सारी जो भी रिक्वेस्ट है वो इसी से होकर गुजरेंगी। ठीक है, ये एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड है कि अगर सिक्योरिटी गार्ड कह लो, या फिर कहाँ जो आपकी रिक्वेस्ट आई है उसको कहाँ भेजना है उसका काम करता है। तो सब लोड ऑन स्टार्टअप का मतलब हो जाता है 1 का मतलब सबसे पहले ये वाला सर्वलेट लोड होगा। ठीक है, सबसे पहले रेडी होगा। तो हम रिक्वेस्ट हिट करेंगे, तो रिक्वेस्ट हिट करने के बाद में सबसे पहले लोड ऑन स्टार्टअप मतलब उसके पास जाएगा, तो फिर वो चालू करेगा डिस्पैचर सर्वलेट को। नहीं, लोड ऑन स्टार्टअप का ही मतलब होता है कि ये जो सर्वलेट है, इस सर्वलेट के अंदर दिया है हमने ये एंट्री, तो इसका मतलब ये वाला सर्वलेट है। ऐसे कई सारे सर्वलेट होंगे, उन सर्वलेट की एंट्री भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन उनमें से ऐसा तो नहीं कि सर्वर स्टार्ट हो रहा हो तब अच्छा, प्रायोरिटी दे, प्रायोरिटी कि, प्रायोरिटी दे। हाँ जैसे इसमें 1000 सर्वलेट है, तो हाँ। तो जैसे हमारी क्या रहता है, कैसे में रहता है ना, लोड मेथड कब 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 डेटाबेस को करता है, जब उसको एक्चुअल में ज़रूरत होती है, वो लेजी लोडिंग होता है। ऐसे ही जो सर्वर होता है सारे सर्वलेट को लोड नहीं करता, क्यों करेगा, जब ज़रूरत होगी तब कर लेगा। ठीक है, तो यस सर। ऐसे ही, लेकिन ज़रूरत किसकी होती है, डिस्पैचर सर्वलेट की स्टार्टिंग में ही ज़रूरत होती है सबसे पहले, क्योंकि कोई रिक्वेस्ट आएगी तो यही हैंडल करेगा। तो इसीलिए वो कहता है कि ये वाला जो सर्वलेट है, कौन सा, डिस्पैचर सर्वलेट, इसको तभी लोड कर लो, इसको तभी स्टार्ट कर दो जब सर्वर स्टार्ट हो रहा है। बाकी के सर्वलेट हैं अगर डिफाइंड भी हैं तो बाद में जब ज़रूरत होगी तब उनको स्टार्ट कर लेना, लेकिन इस वाले को जब सर्वर स्टार्ट हो रहा है उसी टाइम पे स्टार्ट करना है आपको। हर्ष, आई बात समझ में? हर्ष, यस सर। ठीक है, हाँ। तो यस सर। तो सर्वलेट को डिफाइन जब करते हैं तो इस तरीके से करते हैं सर्वलेट टैग के अंदर। ठीक है, ये सर्वलेट टैग है, तो इसके अंदर पहले सर्वलेट का नाम, ये हमारा नाम होता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग क्लास का नाम, ये एक्चुअल क्लास है, जो भी क्लास है उसका नाम देते हैं किस पैकेज में। ठीक है, उसके बाद सर्वलेट की मैपिंग होती है, मैपिंग में फिर से यही नाम दिया जाता है और यूआरएल दिया जाता है, इसको बोलते हैं यूआरएल पैटर्न। काम कैसे करेगा, जैसे ही मैं अपनी रिक्वेस्ट में, जैसे ही मैं रिक्वेस्ट में अपने स्लैश दूंगा, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है स्लैश, स्लैश का मतलब होता है सारी की सारी रिक्वेस्ट, जितनी भी रिक्वेस्ट होंगी, जैसे मैं यूआई से या ब्राउजर से कुछ भी हिट करूंगा, स्लैश का मतलब होता है कुछ भी,
कुछ भी मैं लिखूँ, कुछ भी URL लिखूँ वहाँ पे, जैसे ही स्लैश करूँगा तो ये क्या होगा, सारी की सारी रिक्वेस्ट आएंगी और वो कैसे मैच होंगी, तो इसकी वजह से, इस URL की वजह से। जैसे मैंने स्लैश लिखा है तो सारी की सारी रिक्वेस्ट आएंगी यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे कुछ नाम लिख देता, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हेलो, ठीक है, मैं अगर हेलो लिख देता तो यहाँ पे सिर्फ जो हेलो रिक्वेस्ट आती, मतलब जो मेरे URL में जो हेलो होता, जो हेलो लिखा होता, वही रिक्वेस्ट इंटरेक्ट होती, उसी रिक्वेस्ट को ये हैंडल कर पाता, ठीक है। लेकिन मैंने इसके लिए क्या लिखा है, स्लैश। स्लैश का मतलब क्या हो रहा है, यूजर से जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी वो सारी की सारी यहाँ आएंगी, और उसके बाद मैंने लिखा डिस्पैचर। तो जैसे ही सारी रिक्वेस्ट आएंगी तो ये देखेगा सर्वर की ये जो रिक्वेस्ट आई है इसको कौन हैंडल करना है, किसको हैंडल करना है, तो ऊपर लिखा है डिस्पैचर, ठीक है, सर्वलेट का नाम। इस डिस्पैचर नाम को लेके जाएगा, यहाँ पे सर्च करेगा, ठीक है ये, और इसकी जो क्लास होगी वो रही है, मतलब जो भी रिक्वेस्ट आई है उसको ये क्लास हैंडल करेगी। आई बात समझ में? क्लियर नहीं हुआ सर अभी, मतलब सही। जैसे मैंने http://java t point स्लैश ये एंटर किया ब्राउजर में और एंटर मारा, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले जो रिक्वेस्ट आएगी, क्योंकि मैंने स्लैश लगाया हुआ बाद में, ठीक है, जब मैं ऐसे करता हूँ ना, ठीक, जैसे यहाँ तक ये देखो, ये है, ये दिख रहा है इतना, यस सर। ये तो बात पेज का नाम है इतना, मैं इतना भेजूंगा। तो ये जो मैंने स्लैश लगाया हुआ है इसका जितनी भी रिक्वेस्ट होती हैं सबसे पहले https:// ये इसका वो नाम है जहाँ पे ये होस्टेड है, उसके बाद स्लैश लगा होता है। तो इस स्लैश का मतलब क्या होता है कि ये जो रिक्वेस्ट है, और सारी रिक्वेस्टों में देखोगे स्लैश लगा होगा आखिरी में, उसके बाद आगे की प्रोसेस होती है, आगे जो रिक्वेस्ट पैरामीटर होता है वो लिखा होता है, ये स्लैश लिखा होता है सभी में, ठीक है, होता है, यस सर। ठीक है। तो ये जो स्लैश है ये यही हम दे रहे हैं यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, ये इसका मतलब होगा कि सारी की सारी रिक्वेस्टों में स्लैश होता है। तो यही कह रहा है कि जितनी भी रिक्वेस्ट में स्लैश लगा हुआ है वो स्लैश यहाँ से मैपिंग होगी उसकी, स्लैश लिखा हुआ है आ जाओ मैं हैंडल करूंगा। हैंडल कैसे करेगा, ये इसको बताएगा स्लैश, जैसे रिक्वेस्ट यहाँ आई ये कौन सा सर्वलेट हैंडल करेगा। रिक्वेस्ट तो आ गई, स्लैश से पकड़ ली उसने, लेकिन कौन सा सर्वलेट हैंडल करेगा, तो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ एक सर्वलेट डिफाइन है डिस्पैचर नाम से, वो हैंडल करेगा। ये हम कुछ भी दे सकते हैं, तो वो ठीक है डिस्पैचर। अब डिफाइन कहाँ है, क्लास कहाँ है, तो इसको लेके जाएगा यहाँ पे सर्वलेट में, ठीक है। इस सर्वलेट से फिर जुड़ेगा यहाँ पे सर्वलेट, डिस्पैचर सर्वलेट। तो ये सर्वलेट डिफाइन किया है हमने, सर्वलेट ये, और इसकी मैपिंग, मतलब ये जो मैपिंग की हेल्प से वो एक्चुअल सर्वलेट की क्लास तक पहुंचता है। आई बात समझ में? यस सर, मतलब इसमें डिस्पैचर सर्वलेट की जगह पे हम कोई दूसरा सर्वलेट भी दे सकते हैं। नहीं, क्लास का नाम यही होगा डिस्पैचर सर्वलेट। ये कुछ भी दे सकते हैं, नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये समझ लो ऑब्जेक्ट, एक तरह से ऑब्जेक्ट है, एक मतलब ऑब्जेक्ट होता नहीं, बस मैं बता रहा हूँ कि जैसे किसी को पहचानना है तो कैसे नाम से पहचानते हैं ना, ये एक्चुअल व्यक्ति, जैसे सत्येंद्र आपका नाम है और ये सत्येंद्र है एक्चुअल में जो आप हो, ओके। ठीक है। अगर आप इसको देखोगे डिस्पैचर सर्वलेट कहाँ है, तो शायद ये हमको स्प्रिंग के, अगर जब हम इसमें खोलें लाइब्रेरीज में जाएं और मेवन डिपेंडेंसी में जाएं, ठीक है, तो स्प्रिंग वेब एमबीसी को, स्प्रिंग कोर को खोलें, देखो स्प्रिंग कोर में ही कितनी सारी जार फाइलें हैं, क्या उसके अंदर यार किसमें है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट वेब के अंदर पे सर्वलेट, स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट वेब इसमें है नहीं है, ओके, तो वेब वाले में होगा डॉट वेब डॉट सर्वलेट, किसी यहाँ पे ही होगा किसी क्लास में, वेब org डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क वेब डॉट सर्वलेट, नहीं है यहाँ पे ना, ओके इसमें नहीं है, एक मिनट,
स्प्रिंग एक्सप्रेशन में नहीं होगा, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट इसमें होगा, वेब एमबीसी में होगा क्या? हाँ, सर्वलेट 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 जो ऊपर लिखा है यही। सर्वलेट में सर्वलेट सर्वलेट डॉट हैंडलर, हाँ ये इसमें देखो, तो स्प्रिंग अंडरस्कोर वेब एमबीसी, तो शायद हमने जो जार ऐड कर रहे थे वेब एमबीसी की, उसमें डिस्पैचर सर्वलेट रहता है, जो हम यहाँ पे वो अब पता नहीं वो एमबीसी से, अच्छा वेब एमबीसी कह रहे थे ना, जो वेब एमबीसी ये हमने डिफाइन किया ना, ये वेब एमबीसी, इसके अंदर सर्वलेट, जब इसको खोलो ये जार है, इसके अंदर खोलो कौन कौन सी क्लास है, इस पर क्लिक किया, ये रहा डिस्पैचर सर्वलेट, ठीक है, ये है, ये यहाँ पे डिफाइंड है, स्प्रिंग वेब एमबीसी में, ठीक है, वो तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट में दिखा रहा है, तो ये हमने इसकी एंट्री कर दी किसमें, वेब डॉट एक्सएमएल में, ठीक है, ये कर दी, ओके ओके। यहाँ तक हो गया हमारा काम, ठीक है, इसको हमने सेव कर लिया। अब हम नेक्स्ट काम क्या है हमारा, अब हमको क्या करना पड़ता है, एक डिस्पैचर सर्वलेट नाम से एक एक्सएमएल फाइल बनानी पड़ती है, ठीक है, उसमें क्या एंट्री देते हैं वो देखते हैं। तो डिस्पैचर सर्वलेट नाम की एक मैं क्या करता हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ, अगर कॉपी आप अगर होके हो जाए तो, ओके कॉपी किया हमने, ठीक है, इसकी एंट्री भी वेब आईएनएफ के अंदर जाती है डिस्पैचर सर्वलेट की, ठीक है, पेस्ट होगा ये, कैन नॉट पेस्ट, नो प्रॉब्लम। तो हम क्या करते हैं, एक एक्सएमएल फाइल बना लेते हैं, न्यू में गए, नेक्स्ट, ओके यहाँ से ठीक है, नेक्स्ट और नेक्स्ट और फिनिश कर दिया, ठीक है। अब इसमें हम चेंजेस करते हैं, इसमें होता क्या है वो देखते हैं। डिस्पैचर सर्वलेट को मैंने ओपन किया, यहाँ से मैं एक कॉपी करके पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। मेन चीज़ क्या होती है इसमें, देखो मेन चीज़ क्या होती है, जो डिस्पैचर सर्वलेट में हम देते हैं, एक तो देते हैं कि अगर हम जैसे हमारा कोई कंट्रोलर वगैरह बनाएंगे, ठीक है, कंट्रोलर क्यों बनाते हैं कैसे वो आगे समझा जाएगा, तो अगर हमको कोई भी पैकेज है उसको स्कैन करना है, उसकी एंट्री, ठीक है, वो हम बाद में देखते हैं। मेन एंट्री होती है इसमें व्यू रिजॉल्वर की, क्या होती है व्यू रिजॉल्वर की, ठीक है, अगर हम इसमें देखें व्यू रिजॉल्वर, ठीक है, ये रहा व्यू रिजॉल्वर, तो ये व्यू रिजॉल्वर की इसमें एंट्री होती है। कैसे करता है व्यू रिजॉल्वर, देखो, तो एक क्लास होती है इंटरनल व्यू रिजॉल्वर, ये कहाँ मिलेगी आपको, ORG पैकेज के अंदर, स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर, वेब के अंदर, सर्वलेट के अंदर, व्यू के अंदर, इंटरनल व्यू रिजॉल्वर, ठीक है। व्यू रिजॉल्वर का काम मैंने क्या बताया था कि जो हमारा कंट्रोलर होता है, हम देखेंगे जब प्रैक्टिकल करेंगे, तो हमको क्या रिटर्न करता है, हमको रिटर्न करता है डेटा और व्यू का नाम, व्यू का नाम, ठीक है, कि हमको किस पेज पर डेटा को दिखाना है, ठीक है, वो हमको रिटर्न करता है। तो व्यू का एड्रेस नहीं देता हमको कि व्यू कहाँ पे है, ठीक है, तो व्यू का एड्रेस कौन बताता है हमको, व्यू रिजॉल्वर, तो उसकी एंट्री यहाँ पे डिस्पैचर सर्वलेट में करते हैं। व्यू रिजॉल्वर हमको कैसे बताता है, तो उसके लिए कुछ और एंट्रियाँ होती हैं, क्या होती हैं, ये एंट्रियाँ, प्रॉपर्टी टैग, उसके आगे लगाया हमने नेम इक्वल टू प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब पहले, ठीक है, वैल्यू इक्वल टू BYNF के अंदर व्यूज के अंदर, मतलब ये क्या कह रहा है, हम BYNF हमने क्या किया कि जो हमारे व्यू होंगे, व्यू का मतलब जो हमारा वेब पेज होगा जिस पे हमको दिखिएगा डेटा, उसको हम वो कहाँ है वो पेज, तो BYNF के अंदर हमने एक व्यूज नाम का फोल्डर बनाया, न्यू गए, न्यू में एक फोल्डर बनाया, इसका नाम रख दिया व्यूज, ठीक है, व्यूज,
ठीक है, ये फोल्डर बना लिया हमने। अब देखो व्यूज नाम का एक फोल्डर बन गया है, किसके अंदर? वेब INF फोल्डर के अंदर। वेब INF फोल्डर कहाँ होता है? वेब ऐप फोल्डर के अंदर। तो हम इसको क्या बता रहे हैं कि प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब पहले, कि जो मान लिया कंट्रोलर ने इसको दिया, क्या दिया कंट्रोलर ने? कि व्यू का नाम दिया। व्यू का नाम मान लिया कंट्रोलर ने इसको क्या दिया? वेब वेलकम पेज, वेलकम पेज। ठीक है, कंट्रोलर ने इसको व्यू रिजॉल्वर के पास आया, सिर्फ किसका नाम? वेलकम पेज नाम से एक नाम आया कि वेलकम पेज नाम है, लेकिन ये रहता कहाँ है? वेलकम पेज जो पेज है वो कहाँ पे है? पेज का नाम बताया, बस एड्रेस नहीं आया। तो व्यू रिजॉल्वर में हमने क्या बताया है? अच्छा, पेज को ढूंढना है तो पहले आप जाओ कहाँ पे? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स मतलब पहले, पहले कहाँ पे जाओगे? वेब INF के अंदर, व्यूज के अंदर। तो वेब INF के अंदर आप व्यू फोल्डर के अंदर जाओ और सफिक्स मिलेगा उस आपके पास, सफिक्स मतलब बाद में, .jsp। ठीक है, जावा सर्वर पेज। जैसे HTML होता है तो HTML हमारा स्टैटिक पेज होता है, मतलब उसके कंटेंट को हम डायनेमिकली चेंज नहीं कर सकते। JSP पेज होता है जिसका यूज भी हम जो वेब पेज बनाने के लिए करते हैं, उसको हम डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को, जो JSP पेज पे होती है वैल्यू। ठीक है, तो मान लिया हमारा जो वेलकम पेज था वो कहाँ पड़ा हुआ है, इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये कैसे पता चलेगा? कि प्रीफिक्स में उसने बता दिया कि आपको इस फोल्डर में जाना है, कि वेब INF के अंदर, व्यूज के अंदर। ठीक है, उसके बाद आप जाओगे तो उसके बाद जो पेज है, जो जो नाम आप जो बता रहे हो, उसके पीछे आप .jsp लगा देना। ठीक है, क्या बताया? .jsp। अगर मेरा JSP पेज होगा तो, HTML होगा तो यहाँ पे हम वैल्यू दे देंगे .html। ठीक है, तो जो पेज था मेरे पास, उस पेज को लेके मैं गया, मैंने इसको इंटरनल व्यू रिजॉल्वर को बोला कि ये वाला जो मेरा पेज है, इसको मुझे, ये मेरे कहाँ मिलेगा? तो इसने बोला ठीक है आप चले जाओ वेब INF फोल्डर के अंदर जाना, उसके अंदर आपको एक व्यूज नाम का फोल्डर बनेगा। उसके बाद जो आप नाम बता रहे हो, जो आप नाम बता रहे हो उसके बाद में, सफिक्स का मतलब उसके बाद में .jsp लगा देना, .jsp लगा देना और उसको सर्च कर लेना, वो आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, तो व्यूज के अंदर किस नाम से हमको एक JSP फाइल बनानी होगी? वेलकम वेलकम पेज। .jsp। ठीक है, तो मैंने बनाई हुई है, मैं उसकी कॉपी कर लेता हूँ। तो जैसे BYNF के अंदर, व्यूज के अंदर एक वेलकम पेज। ठीक है, तो इस पे हमारा डेटा दिखेगा। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल से। ठीक है, तो ये मैंने बना दी। या URL पे एक बार डेटा आएगा UI पे? हाँ, UI पे हम डेटा भेजेंगे तो वो जो डेटा है वो इस पेज पे हमको दिखेगा। ठीक है, तो न्यू में जो गया। हम इस पेज पे देखेंगे वो हमें UI पे दिखेगा। हाँ, ये UI है। हम्म। ठीक है, ये फिनिश कर दिया मैंने। ठीक है, खत्म। ठीक है, तो ये डिस्पैचर सर्वलेट की एंट्री हो गई, कंट्रोल S कर दिया हमने। ठीक है, ये वेलकम पेज हो गया, सारा कुछ हो गया। अब क्या करना पड़ेगा हमको? ठीक है, इसको हटा देता हूँ। अब हमको बनाना पड़ेगा कंट्रोलर। कंट्रोलर का मतलब क्या होगा? कि जो हमको डेटा प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही हम लोड करेंगे, जैसे ही हमने लोड किया अपनी एप्लीकेशन को, तो सबसे पहले web.xml ढूंढेगा वो। ठीक है, web.xml उसको पता चला, अच्छा डिस्पैचर सर्वलेट को लोड करना है, क्योंकि जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसको हैंडल करेगा। तो जैसे ये डिस्पैचर सर्वलेट के पास आया, रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट हम देखेंगे कैसी दिख रही है हमको। उसके बाद ये क्या करेगा, जैसे हमारा सेकंड काम क्या होता है, हैंडलर मैपिंग के पास जाएगा। ठीक है, हैंडलर मैपिंग में क्या करेगा? हैंडलर मैपिंग क्या करेगा? जो भी रिक्वेस्ट होगी अभी हम देखेंगे। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, इसमें कंट्रोलर बना लेते हैं। तो कंट्रोलर बनाने के लिए क्या करते हैं, चलो हम क्या करते हैं, पैकेज में बनाते हैं कंट्रोलर। तो इस जावा पैकेज के अंदर हम हाँ ये मैंने ना, हाँ ठीक, अगर नॉर्मल है तो डायरेक्ट चलो पैकेज बना लेते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट फोल्डर कॉम नाम से बनाया, ओके। और अरे ये कहाँ बन गया, जावा के अंदर बनाया। ठीक है, कहाँ भाग गया भाई? कहाँ भाग गया? मेन में चला गया क्या? नहीं। मैंने नहीं है, ये कहाँ भाग गया?
सर मेरा प्रोजेक्ट चल गया। कैसे चल गया? उसमें एक एरर थी, वो दिमाग में नहीं आ रही थी, वो सॉल्व हो गई। वेरी गुड। अरे यार कहाँ गया? अभी अभी चला है। अरे यार ये कहाँ भाग गया? उसकी वजह से एरर और आने लगी। क्या हो गया? ये फोल्डर बनाया था वो गलत जगह बना, उसको कॉपी करके दूसरी जगह किया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो वो पता नहीं कहाँ तो ये गया। वेब ऐप को उठा के ले आओ ना, वेब INF के अंदर। अरे नहीं ये कॉम। वेब ऐप, हम्म? वेब ऐप है ना, उसको उठा के उसको डिलीट कर दो, ऊपर वाले वेब ऐप को। अरे अभी कॉम नाम का एक फोल्डर बनाया था मैंने सोर्स के अंदर, वो सोर्स के अंदर बना, गायब हो गया। अरे भाई डिस्पैचर सर्वलेट। वेलकम पेज में क्या है? अच्छा ओके ओके, चलो वेलकम पेज में अभी के लिए मैं अपनी एंट्री डाल देता हूँ, दिखा। चलो इसको देखते हैं। ओके जावा के डेव ऐप वेलकम। ठीक देखते हैं इसको, कोई नहीं दोबारा बनाते हैं। न्यू में गए, फोल्डर एक बनाया कॉम, फिनिश किया। कॉम इज ऑलरेडी दिख क्यों नहीं रहा भाई? तो कंट्रोल W करके ढूंढते हैं ना कॉम, कंट्रोल W करते हैं शायद, क्या करते हैं कि शिफ्ट W करते हैं। अरे मैंने दिखाया है, दिख नहीं रहा है। हाँ ये आ गया ना, उसमें दिख नहीं रहा था। हाँ कॉम के अंदर एक और बना लेते हैं कंट्रोलर, वो उस प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में नहीं दिखा रहा था। बना लिया कंट्रोलर, ठीक है। अभी हम इस पे काम करते हैं कंट्रोलर नाम। अब इसके अंदर हम कंट्रोलर क्लास बनाते हैं, ठीक है। कंट्रोलर क्लास क्या करेगी, जो हम कोड लिखेंगे वो काम वो देखेंगे कैसे कोड लिखते हैं। तो कंट्रोलर जावा के अंदर कॉम कंट्रोलर, ठीक है। उसके पहले हमको ये, हाँ इसमें web.xml में सर्वलेट की एंट्री, ओके ठीक है। तो डिस्पैचर सर्वलेट में हम इसको चलो पढ़ा रहे, ठीक है। ये बेस पैकेज मतलब कंट्रोलर को कहाँ ढूंढेगा, जो हम कंट्रोलर बनाएंगे उसको हमारा इसी कंट्रोलर को कहाँ ढूंढेगा। तो हमने उसका दे दिया कॉन्टेक्स्ट कॉलन कंपोनेंट स्कैन बेस पैकेज और उसका नाम कॉम डॉट कंट्रोलर। इस फोल्डर के अंदर हमारे कंट्रोलर है, हमने उसको ये बता दिया। अब कंट्रोलर हम बनाते हैं इसमें, तो हेलो वर्ल्ड कंट्रोलर नाम से हम बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैंने गया कंट्रोलर कुछ नहीं, सिंपल एक क्लास बनाते हैं हम, जावा क्लास, न्यू,
क्लास हेलो वर्ल्ड कंट्रोलर, इसमें हमें कोई मैन मेथड वगैरह नहीं चाहिए, हो गया फिनिश। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, ठीक है, अब जब भी हम कंट्रोलर बनाते हैं ना तो क्या कर सकते हैं, किसी भी क्लास को कंट्रोलर बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, दो चीज़ें करते हैं, @कंट्रोलर या रेस्ट कंट्रोलर। ठीक है, दोनों में से एक, दोनों काम में से एक काम कर सकते हैं। तो पहले हम @कंट्रोलर करते हैं। ठीक है, @कंट्रोलर। ठीक है, तो ये जो हमारी क्लास है वो एज अ कंट्रोलर काम करेगी। कंट्रोलर का काम होता है कंट्रोल करना। ठीक है, जैसे क्या होता है, जैसे जो ट्रैफिक पुलिस वाला होता है वो खड़ा रहता है और जो भी लोग आ रहे हैं तो उनको डायरेक्ट करता है कि आपको रुकना है, आपको लेफ्ट साइड जाना है, आपको राइट साइड जाना है। तो इसी तरीके जो भी रिक्वेस्ट आएगी फ्रंट कंट्रोलर से, तो यहाँ पे फ्रंट कंट्रोलर ने तो भेज दी, फ्रंट कंट्रोलर मतलब डिस्पैचर सर्वलेट, उसने रिक्वेस्ट भेज दी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर हम मेथड डिफाइन करेंगे कि जो रिक्वेस्ट जो आई है वो किस मेथड के लिए आई है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट मैपिंग में दे सकते हैं कंट्रोलर के ऊपर। ठीक है, तो रिक्वेस्ट मैपिंग मैंने यहाँ पर दे दी, तो इस ये क्या करेगा, ये तो जो भी यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट मैपिंग दी है स्लैश, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ भी दे सकता हूँ, मैं यहाँ पे और कोई नाम भी दे सकता हूँ। तो जो भी रिक्वेस्ट आएगी जिस नाम से आएगी वो इस कंट्रोलर के पास आ जाएगी। ठीक है, वो आगे देखेंगे। तो @कंट्रोलर लिखा, रिक्वेस्ट मैपिंग लिखी। अभी मैंने सिर्फ स्लैश लगाया है, स्लैश इसलिए लगाया है कि जितनी सारी की सारी रिक्वेस्टें आएंगी वो इस कंट्रोलर के पास आ जाएंगी। अगर हमें कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट भेजनी है इसके पास, तो यहाँ पे हम रिक्वेस्ट मैपिंग में कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं कुछ हेलो लिखता तो इस कंट्रोलर के पास सिर्फ वही रिक्वेस्ट आती है जिसमें स्लैश हेलो होता। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। तो अभी मैंने लिख दिया, मतलब जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी वो इसी कंट्रोलर पे आएंगी। डिस्पैचर सर्वलेट भी क्या करेगा, सारी रिक्वेस्ट इसी पे भेजेगा। ये हमने अभी के लिए किया है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक मेथड बनाते हैं सिंपल। ठीक है, ये हमने सर इसमें पैकेज कहाँ से बनाया है अपने com.controller? ये यहाँ पे ये सोर्स और मेन जावा था ना, जावा में राइट क्लिक करके। नहीं, इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, मतलब ऐसे प्रोजेक्ट में अपने कहाँ दिख रहा है कहीं दिख तो com रहा डॉट, है, ये लिखा है ना, कहाँ पे? ये जो माउस हल रहा है, com लिखा है ओनली वहाँ तो। कॉम के अंदर कंट्रोलर। सर वो तो डायरेक्टली बन जाता ना ऊपर ही। नहीं तो यहाँ पे पैकेज तो बनाना पड़ेगा ना उसी के अंदर, तो तभी तो पैकेज यहाँ पे दिखाएगा। नहीं से डायरेक्ट बन जाएगा, जो ऊपर हमारा होता है ना सोर्स का, उसमें क्लिक करके, मतलब इतना ओपन नहीं करना पड़ता। हाँ वो ठीक है, ये नेविगेटर में दिखा रहा है, ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में दिखाएगा आपको, वैसे दिखाएगा प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में com.controller। अच्छा, अच्छा ऐसा दिख रहा है, अभी तो मैंने इसमें कहीं दिख नहीं ये रहा है। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में दिख रहा है आपको इस तरीके का com.explorer, मतलब कॉम है फिर कंट्रोलर है। नेविगेटर में देखोगे तो आपको एक एक इस तरीके से दिखेगा। सर नेविगेटर से याद आया, वो नेविशिएबल होता है ना, नोटिस पीरियड। नेगोशिएबल का मतलब वही, हाँ बोल दो। क्या होता है वो? सैलरी नेगोशिएबल क्या होता है? मतलब हम उसको चेंज कर सकते हैं बाद में। बस वही हम, तो नेगोशिएबल का मतलब है तोल मोल करना, कम ज़्यादा करना। ऐसे ही आप बोलते हो और कि तो फिर जो ऑफिशियली होता है तो वो पक्का होता है ऑफिशियली। ऑफिशियली देखो, अगर आप कई चीज़ें रहती हैं, ऑफिशियली डिपेंड करता है कि आप कम कर सकते हो, आप जल्दी, मतलब आपने बोला कि मेरे पास कोई काम ही नहीं है वहाँ पे, फ्री बैठा हूँ मैं, तो कंपनी वाले जल्दी रिलीज़ कर देंगे, इसलिए वो पूछते हैं कि आप नेगोशिएबल कर सकते हो, जल्दी ज्वाइन कर सकते हो क्या। अगर आपने बोला 15 दिन में ज्वाइन कर लूँगा या 1 महीना नोटिस पीरियड है, तो वो कहेंगे जल्दी कर सकते हो क्या ज्वाइन, आपने बोला हाँ, तो कितना जल्दी, 15 दिन 10 दिन।
ओके। ठीक, ओके। तो इसमें क्या किया हमने, एक मेथड लिखा, ठीक है। मेथड क्या लिखा, वेलकम मैसेज, ठीक है। अब जो वेलकम मैसेज है मेथड, उसका रिटर्न टाइप क्या है, मॉडल एंड व्यू, ठीक है। जैसे मैंने हम यहाँ पर देख रहे हैं मॉडल एंड व्यू, मतलब जो भी कंट्रोलर का मेथड होगा वो जो भी डेटा रिटर्न करेगा वो मॉडल एंड व्यू के ऑब्जेक्ट में रख के रिटर्न करेगा, ठीक है हमको। तो इस मॉडल एंड व्यू के ऑब्जेक्ट में मैं क्या रखता हूँ, जो एक कई सारे ओवरलोडेड मेथड होते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखूंगा मतलब ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर होते हैं, तो यहाँ पर देखोगे या तो आपको एक पैरामीटर वाला मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें आप व्यू का नाम दे सकते हो, या व्यू का कोई ऑब्जेक्ट टाइप का व्यू दे सकते हो, या फिर आप दे सकते हो व्यू का नाम और मैप टाइप का, या पर आप दे सकते हो व्यू का नाम, मॉडल का नाम और ऑब्जेक्ट का नाम, मतलब ऑब्जेक्ट की वैल्यू। तो सिंपल अभी हमने 3 वाला देखा, क्या ये क्या है, व्यू का पेज, ठीक है। व्यू का नाम जैसे मैंने बताया था, जो कंट्रोलर होता है वो क्या रिटर्न करेगा, यहाँ से मैंने क्या लिखा, रिटर्न। जब रिक्वेस्ट इस पे आएगी और हमको पता चलेगा कि इस मेथड के लिए क्या है, वेलकम 1, ठीक है। तो इसकी रिक्वेस्ट क्या बनेगी, जब हम देखेंगे http://local होस्ट कॉलन, ये 8080 हमारे सर्वर का पोर्ट होगा जो आगे थोड़ा पता चले, उसके बाद स्लैश, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा ये हो गया डिस्पैचर सर्वलेट तक का पाथ, कि डिस्पैचर सर्वलेट जैसे हम हिट करेंगे तो ये डिस्पैचर सर्वलेट तक पहुँच जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने जो भी रिक्वेस्ट है, जो भी इसमें हम जो भी हम इसमें रिक्वेस्ट पैरामीटर ऐड करेंगे, जैसे मैंने लिखा वेलकम 1, ठीक है, वेलकम 1, तो कैसे जाएगा, डिस्पैचर किसके पास भेजेगा, हैंडलर मैपिंग के पास। किसको भेजेगा, इस पूरे यूआरएल को। हैंडलर मैपिंग क्या करेगी, उसको स्कैन करेगी और ये पता करेगी कि इसमें रिक्वेस्ट पैरामीटर क्या है, तो वो उसको पता चल जाएगा ये है, ये तो सर्वर तक का पाथ है, ये है। तो हैंडलर मैपिंग इसको एक्सट्रैक्ट करेगी और वापस से किसको भेज देगी, डिस्पैचर सर्वलेट को, ठीक है। उसके बाद डिस्पैचर सर्वलेट क्या करेगा, कंट्रोलर के पास भेजेगा, किसको, ये चीज़ इतना कॉपी करके कि ये जो रिक्वेस्ट आई है ये कौन हैंडल करेगा। तो कंट्रोलर में सर्च होगा ये चीज़, तो कंट्रोलर में हमने क्या किया है, ये जो मैसेज का नाम है वेलकम मैसेज, उसी के ऊपर हमने ये लिख रखा है, ये क्या, रिक्वेस्ट मैपिंग, मतलब मैप कर रखा है कि रिक्वेस्ट की, जो रिक्वेस्ट हम भेज रहे हैं उसकी मैपिंग कर रखी है। तो वो ये पता चल जाएगा, अच्छा इस मैपिंग से जो मैपिंग आई है ये किस मेथड के लिए आई है, कंट्रोलर पे कौन सा मेथड है जो इस रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, या कौन रिस्पॉन्सिबल है इस रिक्वेस्ट के लिए, तो यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये मेथड एग्जीक्यूट होगा और ये मेथड एग्जीक्यूट करके जो भी इसके अंदर हम जो लिखेंगे वो रिटर्न करेगा। तो क्या रिटर्न करेगा, ये मॉडल एंड व्यू का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। इस मॉडल एंड व्यू के ऑब्जेक्ट में क्या होता है, एक तो होता है व्यू का नाम, कि ये जो मेथड है जो भी डेटा प्रोड्यूस करेगा उस डेटा को दिखाओगे कहाँ, कौन से पेज पर दिखाओगे, तो ये मॉडल व्यू के में रहता है इस पेज का नाम, जो कि हमने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है, ठीक है। इस पेज पर दिखाओ, ठीक है। उसके बाद डेटा, ये डेटा है, ठीक है, ये स्ट्रिंग में हमने डेटा ले लिया है, ठीक है, स्ट्रिंग में लिया है डाटा, वेलकम टू माई जावा पेज, ये कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। और ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब मॉडल, मतलब इस डेटा को निकालने के लिए, ये जो डेटा है इसको प्रिंट कराने के लिए मुझे इस मॉडल की जरूरत पड़ेगी एक तरह से, मतलब ये मान लो की है और ये वैल्यू है, तो ये जो डेटा प्रिंट होगा वो इसकी हेल्प से कर सकता हूँ, वेलकम मैसेज के नाम से। ये मान लो ये की है और ये वैल्यू है, ठीक है। तो जब मैं वेलकम पेज पर देखूंगा इसको, तो देखो यहाँ पे कैसे निकाला मैंने, डॉलर और पैरेंथेसिस में वेलकम मैसेज लिख दिया है। तो जब मेरा ये पेज खुलेगा तो वेलकम मैसेज नहीं दिखेगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो दिखेगी। तो वैल्यू यहाँ पे मुझे क्या दिखेगी, इसकी वैल्यू ये, ठीक है, ओके। तो अभी मैं इसको इतना सेव करते हैं हम, कंट्रोल एफ क्या दे रहा है, अच्छा कमेंट सर ये मतलब रिटर्न कर कहाँ से रहा है, ये मॉडल एंड व्यू? ये क्लास होती है, जैसे इसका इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, मॉडल एंड, जैसे हम 2 नंबर जोड़ते हैं और उसका मेथड लिखा ऐड, और ऐड का हमने रिटर्न टाइप लिख दिया इंटीजर, मतलब 2 नंबरों को जोड़ने के बाद हमको इंटीजर वैल्यू मिलेगी। ऐसे ही इस मेथड है, इस मेथड को जब एग्जीक्यूट होगा तो हमको मॉडल एंड व्यू का ऑब्जेक्ट मिलेगा। इस मॉडल एंड व्यू के ऑब्जेक्ट में हम अपना व्यू का नाम, मॉडल का नाम
और डेटा, वो तीनों चीज़ें रख देते हैं। तो अभी हमने व्यू का नाम वेलकम पेज रख दिया है, ठीक है। मॉडल का नाम रख दिया वेलकम मैसेज, और ये डेटा हमने स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रख दिया, एक स्ट्रिंग। तो ये जो स्ट्रिंग है, डेटा है, इसको हम निकाल सकते हैं इस मॉडल की हेल्प से, इस नाम की हेल्प से। तो ये नाम देखोगे तो ये जो डेटा है, जो वेलकम, ये जो डेटा है वेलकम टू माय जावा क्लास फर्स्ट, ये जो डेटा मुझे किस पेज पर दिखेगा, वेलकम पेज पर दिखेगा। लेकिन वेलकम पेज पर कैसे निकालूंगा मैं इस डेटा को, इसकी हेल्प से। तो जब आप वेलकम पेज को खोलोगे तो आप देखो, ये वेलकम पेज मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। ये मॉडल को प्रिंट करा रहा हूँ। तो मॉडल किसको प्रिंट करेगा, उसका जो एक्चुअल डेटा है उसको। तो कैसे प्रिंट करते हैं, डॉलर लिखते हैं हम और पैरेंथेसिस में मॉडल का नाम। इसको ओवरराइड किया गया है, क्या किया गया, मतलब इसको जो आ रहा है यहाँ पे रिटर्न होके, तो इस मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं, तुम क्या कर? मेथड कहाँ है, ये कौन सा मेथड? यही मतलब ये मॉडल एंड व्यू ये तो पैरेंथेसिस हुआ है, तो इसमें क्यों? कहाँ की बात कर रहे हो, जेएसपी पेज की? नाम है मॉडल एंड व्यू, इसमें मतलब ब्रैकेट में अपन वैल्यू दे रहे हैं, तो मेथड में तो देते हैं इस तरीके से कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर है ना मॉडल एंड व्यू क्लास का। हाँ, कंस्ट्रक्टर में हम 3 पैरामीटर पास कर रहे हैं, 3 थ्री पैरामीटर है कंस्ट्रक्टर है। एक में व्यू का नाम, मॉडल का नाम और डेटा। ओके। ये भी एक बार और समझा दूंगा, समझो पहले प्रोग्राम चल जाए उसके बाद, ठीक है। तो उसके बाद ठीक है। अभी ये वेलकम डॉट पेज में क्या एरर दे रहा, चलो देखते हैं, एरर आएगी। एक बार इसको अपडेट कर लेते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट को अपडेट कर लेते हैं, मेवन में गए, अपडेट प्रोजेक्ट किया, ओके। ओके, डिस्पैचर सर्वलेट में क्या एरर दे रहा है, यहाँ पे तो एरर दिखा रहा है। अच्छा, बीन्स, चलो पहले इसको चला के देखते हैं, कई बार एरर दिखाता रहता है। ओके ओके ओके, ठीक है। इसमें अब हम करते हैं सर्वर को ऐड, ओके। अच्छा, एक काम करते हैं, हाँ, ये कभी एरर देता है, इसको एरर को दूर करने के लिए क्या करेंगे हम, राइट क्लिक किया, ठीक है। अभी जो एरर आ रही है मेरे ख्याल में इस वजह से आ रही है क्योंकि इसमें सर्वलेट क्या कहते हैं, सर्वर का कुछ हमको ऐड करना पड़ेगा कि सर्वर पे कैसे चलेगा ये। तो उसके लिए हम राइट क्लिक करते हैं प्रोजेक्ट पे, बिल्ड पाथ में जाते हैं, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ में जाते हैं, ओके। पहले हम इसमें सर्वर ऐड करते हैं, आपका सर्वर कौन सा ऐड है, सर्वर आपने कहाँ कर रखा है, डाउनलोड कर लिया था आज? ऐसा डाउनलोड नहीं है। अच्छा डाउनलोड, रुको, ओके मैं जा रहा हूँ, उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया था ना? हाँ सर। तो यहाँ पे यहाँ से दिख रहा नहीं, दिख रहा, तो हम यहाँ पे जाते हैं, विंडो में जाएंगे, पहले जैसे कंसोल टैब होता है ऐसे सर्वर का टैब लेके आएंगे, ओपन पर्सपेक्टिव में जाएंगे, नहीं है, ओके, शो व्यू में जाएंगे, शो व्यू में हम अदर्स में गए, यहाँ पे सर्वर दिखेगा हमको, वो था पीछे। सर्वर्स ओपन, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वर आ गया, सर्वर का टैब आ गया, इसको उठा के इसको यहीं चिपका लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब कैसे ऐड करते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा टॉम किट है, तो हम अपाचे में गए, ठीक है, अपाचे, हाँ टॉम किट। कौन सा सर्वर आपने डाउनलोड किया, कौन सा वर्जन किया है, याद है कुछ? 10 किया है, 10 10, सर। ओके 10 किया हमने, नेक्स्ट किया, ठीक है। फिर ब्राउज करेंगे उसको, डाउनलोड, ओके, ये है, देखा लेते हैं।
सही नहीं हुआ क्या? Python install at the directory is version 10.11. An Apache Tomcat installation at this directory is version 10.1.1. Tomcat 10.0 installation. वर्जन में जैसे अपाचे अपने टॉमकेट 10 लिया है तो 10.11 है। डाउनलोड एंड इंस्टॉल करें फिर। वर्जन जो आपने डाउनलोड किया वो और ये जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया वो अलग बता रहा है। 10.0 और हमारा कौन सा है? 10.11। तो अब क्या करें, इसे कर दे, डाउनलोड कर ले। क्योंकि इसमें 10.11 तो है नहीं, 10.0 तक ही है। देखते हैं डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे करते हैं क्या बोलता है। आइए सब में कंटिन्यू। क्या हुआ? कहीं हुआ डाउनलोड हो रहा है क्या कहीं? नहीं सर, अभी तक हो पाएंगे। ये हो रहा है। चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे टॉमकेट 10 सेलेक्ट किया, नेक्स्ट, फिर यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, फिर नेक्स्ट। ये वाला प्रोजेक्ट हमको सर्वर पे चलाना था, इसको सेलेक्ट करेंगे, ऐड पे क्लिक कर दिया तो ये इस साइड आ गया, मतलब ये वाला हमारा सर्वर पर चलेगा, उसका कर दिया फिनिश। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट के लिए सर्वर ये हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसको हम रन करके देखते हैं, तो देखते हैं क्या एरर आती है। रन ऑन सर्वर। ठीक है, नेक्स्ट। अरे क्या बोल रहा है? Always use this server when running this project. Okay, next or finish. Okay, कितना पोर्ट 8080 required by Tomcat at localhost is already used। जो पोर्ट है, ये बोल रहा है Tomcat सर्वर जिस पोर्ट पे चल रहा है वो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उस पर कोई दूसरी एप्लीकेशन चल रही है। तो 8080 इसको हम चेंज कर देते हैं। यहाँ से चेंज कैसे होता है पोर्ट, वो ध्यान देना हर्ष। ये जो यहाँ पर रहता है इस पे डबल क्लिक किया तो ये खुल जाता है। यहाँ पे सर्वर का ये पोर्ट है 8080, इस पे हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। हमने 8080 की जगह 8089 कर दिया और कंट्रोल एस कर दिया। ठीक है, ये सेव हो गया, पोर्ट चेंज हो गया। पोर्ट क्या होता है कि एक जैसे हमारा सीपीयू होता है ना, उसमें कई सारे पोर्ट होते हैं, तो हर एक सॉफ्टवेयर एक पोर्ट के थ्रू ही सर्वर वो अपनी सर्विस देता है। तो जो हमारा ये जो सर्वर हो गया या ओरेकल हो गया, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो एक पोर्ट के थ्रू अपनी सर्विस देते हैं। तो यहाँ पे 8080 कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा होगा, इसीलिए हमने इसको चेंज कर दिया। ठीक है, अब इसको फिर से रन करते हैं, रन ऑन सर्वर।
दिखा रहा है प्रोग्रेस चल रहा है, स्टार्टिंग दिखा रहा है। अभी देखते हैं स्टार्ट होता है या एरर आती है इसको। HTTPS 404 not found. Description in the original server did not find the current represent for the target. ये क्या? सर अभी जो नॉर्मली जो फाइल खुली थी ना अभी 404 वाली, तो अब हम काम करते हैं तो उस टाइम पे ऐसा खुलता है तो बोलते हैं सर्वर नहीं मिल रहा अभी यार। हाँ तो ऐसा सर्वर, क्यों बोलते हैं? ये यही तो सर्वर है ना। तो यार तो ये सर्वर नहीं, सर्वर से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। 404 नॉट फाउंड, डिस्क्रिप्शन सर्वर डिड नॉट फाउंड। या तो जो हमने सर्वर ऐड किया है ना वो, और वो जो इसमें वर्जन लिखा है। एक मिनट, एक काम करते हैं तभी। इसका दूसरा डाउनलोड करोगे, सर्वर 10 डाउनलोड करोगे एक बार? सर्वर 9 करवा लो, सर्वर 10 में प्रॉब्लम आती है। तो सर्वर 9 कर लो आप, करना डाउनलोड। ये खुला हुआ है तो इसमें ये है इधर, इसमें से कौन सा करना है? दीपा आप कौन सा यूज कर रहे हो? 10.11 है ये। 9 कर लो, 9 कर लो। 10 में जहाँ तक मैंने भी सुना है एरर आती है, क्योंकि लेटेस्ट है ना, तो लेटेस्ट में चेंजेस हुए होंगे। इसको बैक करके 10 डाल दो। 9 डाल दो, 9 यहाँ पे कर। ये दिखा रहा है, ये हाँ, दिखा रहा 9 डाल दो। है। अच्छा नहीं है, नहीं है ये टॉमकेट 9, ये रहा, ये रहा। हाँ, ये रहा। यहाँ पे 9.68 इसको कर लो। तो ये 32 बिट वाली फाइल है ना, ये कोर के अंदर सबसे लास्ट वाला, हाँ उसको क्लिक करो। इसका ये कोर के अंदर 64 बिट है इसका। नहीं, 32 दोनों के लिए है वो। 32 अच्छा 64 ये ना एरर नहीं देता। अच्छा, ये वाला हाँ, ठीक दोनों के लिए है वो 64 भी। ठीक ओके, हम गए डाउनलोड में। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ अर्षा। वो तभी डाउनलोड हो रही है पर वो नहीं कर रहा। इसमें रिमूव का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है इसमें? हाँ बेटा, 2 मिनट रुक। नेक्स्ट कर दूं इसमें? इंस्टॉलर को चेंज तो नहीं करना होता? नहीं सर। ये एक डायरेक्टरी में जा रहा है। ओके, फिनिश।
यहाँ इसमें रिमूव का ऑप्शन, अच्छा डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, फिर से जाते हैं। कौन सी डायरेक्ट अपाचे 9 है ना, अपाचे ये सी ड्राइव में गया है ना इंस्टॉल होके। कहाँ पर गया? यूजर के अंदर डेल होगा। ओके, डेल तो बाहर भी है एक यूजर होगा एक डेल इसमें होगा। इसमें कहाँ पे डाउनलोड? हाँ डाउनलोड। अरे यार देख नहीं पाया कहाँ था। डाउनलोड के अंदर नहीं है। डाउनलोड नहीं है, नहीं डाउनलोड में तो कुछ नहीं आ रहा। दोबारा से पाथ देख नहीं पाया ना। तो सिंपल डाउनलोड के अंदर देख लो। जो किसके अंदर? जो नॉर्मल डाउनलोड है ना डॉक्यूमेंट्स के नीचे, उसमें आया होगा डाउनलोड। नहीं आया इसमें। ये अरे सी ड्राइव में कहीं दिखा रहा था, मैं देख नहीं पाया पार्ट। तो वो इंस्टॉल कर रहा था ना, एप्स बैकअप डेल। एक मिनट इसमें देखूँ, डेल में नहीं है। ये कहाँ चला गया? एप्स में तो नहीं है। तो सर्च कर लो अपाचे डाल के थोड़ा बहुत ऊपर प्रोग्राम, अरे प्रोग्राम फाइल्स में गया होगा। प्रोग्राम फाइल्स में ही जाते हैं ना जहाँ तक इसमें होगा। ये ना अपाचे सॉफ्टवेयर, मोस्टली जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो उसमें। नेक्स्ट, ओके। अब क्या दिक्कत है? अननोन वर्जन ऑफ टॉमकिट वाज सप्लाइड। सही तो है 9.0 9.0। डाउनलोड कर दो सर इसमें एक बार यहाँ पे। देखते हैं। हो रहा है, नीचे डाउनलोड हो रहा है इंस्टॉलर। पता नहीं क्यों एरर दे रहा है, ऐसे देता नहीं है एरर। अभी फिर से देगा 9.6.20। अरे क्या तंगी कर रहा है, बेफालतू की मेहनत करवा रहा है। 9.0 तो 9. सही तो है 6.2 सेम तो है अपाचे टॉमकैट 9.62।